नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ आदरणीय हर्षवर्धन त्रिपाठी सर जुड़ चुके हैं और सिर्फ 2024 के ऊपर नहीं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं इन दिनों जिसमें मैं चर्चा करना चाहता था। सबसे पहले दिल्ली के संदर्भ में। सर, मैं आपका फैन तब से रहा हूं जब आप अन्ना आंदोलन को दिल्ली में कवर कर रहे थे और मैं देखता था जिस प्रकार से आप लोग कवरेज देते थे कि एक करप्शन के अगेंस्ट एक पार्टी खड़ी हो रही है। ये देश सचमुच बदलना चाहिए। और सर, आपको पता है आप लोग की कवरेज का ये असर था कि उस वक्त मैं बेंगलोर में इंजीनियर था, मैंने नौकरी छोड़ी, बोला कि नहीं, बदलना है देश। आज वो पार्टी के मुखिया जो कहते थे कि हमारा कोई आदमी अगर करप्ट निकलता है हम खुद जेपीसी बिठाएंगे, जन लोकपाल लेके आएंगे, जांच कराएंगे और उसे स्पेयर नहीं करेंगे। किंतु उस पार्टी के सबसे प्रमुख 4-5 लोग नहीं, अब तो इनफैक्ट मुखिया को छोड़ करके सभी लोग जेल में हैं। हैवी करप्शन का मामला है और डेमोक्रेसी के सभी मूल्य और सिद्धांतों को तोड़ चुकी एक पार्टी। क्या अगला कोई जन आंदोलन होगा? मतलब ये वाला स्कैम ज्यादा बड़ा था जो उन्होंने 2012 में किया हमारे साथ, या अभी आप उस पार्टी को कैसे देखते हैं सर, केजरीवाल के संदर्भ में? सीधा क्वेश्चन। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। मुझे लगता है कि सचमुच भारत की राजनीति में एक आपातकाल के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ, उसके बाद ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें लोगों को लगता था कि हाँ, अब ये घिसी पिटी राजनीति करने वाले नेता है, ये जो नेता हैं जो बदमाशी ही करते हैं, भ्रष्टाचार ही करते हैं, उनके खिलाफ एक नया नेता खड़ा हुआ है, नई पार्टी खड़ी हुई है। और चूंकि हम लोग तो जब उस आंदोलन को कवर करते थे तो पत्रकार के तौर पर जाते थे, लेकिन ईमानदारी से मैं स्वीकार करूंगा कि करते हुए लगता था कि हाँ यार, चलो एक इस तरह की पार्टी बन रही है तो ये अच्छा है, थोड़ा अलग हट के होगी। और जाने कहां कहां से लोग, दुनिया के जाने किस हिस्से से लोग नौकरियां छोड़ के वहां आते थे। इंडिया गेट पे जिस दिन सबका जुटान हुआ, उस दिन एक सज्जन आए अपनी गाड़ी में, पीछे वो सामान भरे हुए थे और उनका क्या, हमने अपनी फैक्ट्री के सारे, उनके यहाँ करीब 50 लोग काम करते थे, छोटी फैक्ट्री थी लेकिन उसमें 50 लोग काम, उनका सबको मैंने सैलरी के साथ छुट्टी दी, मतलब वो तनख्वाह उस दिन की देंगे। उन्होंने कहा जाइए आप आंदोलन, और अपनी गाड़ी में वो खाने का सामान भर के लाए थे। रामलीला मैदान पर हर दूसरे दिन ऐसी चीजें दिखती थी, बिल्कुल लगता था कि देश बदल गया। हालांकि वो कहीं भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, अन्ना का नाम, अन्ना का भरोसा था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई, आज भ्रष्टाचार का जीता जागता पर्याय बन गई। और अब तो इसमें कोई संदेह नहीं है, अब तो जो कुछ दिख रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल इन आरोपों में बहुत गंभीरता से फंसते हुए दिख रहे हैं। अब भले वो कुछ भी कह लें, अब वो ठीक है, उन्होंने ईडी के समन को नहीं स्वीकारा, 3 समन तक उनको अलाउ करता है कानून, उसके बाद एनबीडब्ल्यू होता है, फिर जेल जाना तय अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिली तो। लेकिन ये सब छोड़ दीजिए, क्या वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, उनकी आत्मा जरा से भी उनको कचोटती नहीं होगी? मैं तो सर, सवाल यहां ये है ही नहीं है कि वो भ्रष्टाचार उन्होंने किया उसके जेल में जाएंगे, उनकी आत्मा नहीं कचोटती होगी। जो आदमी कहता है कि मैं राजनीति में कुछ लेने के लिए आया नहीं, मैं तो कमिश्नर था, एक तो असिस्टेंट कमिश्नर को कमिश्नर बताना ये थोड़ा सा अन्याय जैसा है। हमारे साथ जैसा तो अन्याय ही हुआ, वो अन्याय ही है। हाँ। अब उसके बाद आपका 2 मंत्री चले गए, आपका सांसद चला गया, गंभीर आरोपों से पार्टी जूझ रही है, पंजाब में जिस तरह से सरकार चल रही है, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति की ये त्रासदी है। अरविंद केजरीवाल बराबर भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी। और मुझे लगता है कि लोगों का भरोसा टूटेगा। जो आपने सवाल पूछा, निश्चित तौर पर कोई भी आंदोलन खड़ा करना वो बहुत कठिन होगा। जेन्युइन जायज मुद्दे होंगे तब भी कठिन होगा। मैं वही सोच रहा था कि जो लालू प्रसाद यादव को जेल भेज रहे थे, आज उनके राजनीतिक गुरु बन गए। और मैं किस संदर्भ में कह रहा हूं सर, मैं क्लियर नहीं, अब लोग मजाक करते हैं और पता नहीं, हो सकता है ये गंभीर हो जाए। लोग कहते हैं कि लालू जी से अब इतना सीख रहे हैं, हाँ, तो हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना दे। अब ठीक है, ये अफवाह ही अफवाह है, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कोई राजनीति में तो है नहीं। लेकिन राबड़ी जी भी कहां थी? राबड़ी जी कहां? मैं सारी बातों को छोड़ देता हूं। उन्होंने शीश महल पे भी कहा, आपने जो कहा कि मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन जब कोविड के समय आपकी प्रायोरिटी कुछ और होनी चाहिए थी सर, उस वक्त आपने अपनी प्रायोरिटी ये बदली कि मेरे पास शीश महल। देखिए, प्रायोरिटी का आलम यह है कि
अभी जो राघव चड्ढा ने सदन में किया, हाँ। और जिसपे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं क्यों ये कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये समझना चाहिए कि राघव चड्ढा कम उम्र के भले हैं, लेकिन उन्होंने कोई मासूमियत में नहीं किया है। हाँ। 5 सांसदों का नाम डाल देना और सिग्नेचर कर देना, सिग्नेचर नहीं भी करना, नाम भी डालना। सदन में आप नाम कैसे डाल सकते हैं जी, नाम डाल देना, ये सीधे सीधे संसद की अवमानना का मामला बनता है, सीधे सीधे कंटेम्प्ट है। और मुझे तो लगता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को इस पर कार्रवाई ही करनी चाहिए, इस पर रियायत नहीं देनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है जाके माफी मांगे, ठीक है, अब वो माफी मांगेंगे, अब जो भी वो होगा। लेकिन आप सोचिए कि पूरी पार्टी इसी तरह से काम कर रही है। हाँ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों ने देखा, जो 2011 से लेकर यात्रा शुरू हुई, वो मूल में उसके फ्रॉड था, मूल में भ्रष्टाचार था, दिमाग में ये था कि हमको ये चीजें करनी है, उसके लिए ये आवरण ओढ़ना था। और जिसको कहते हैं ना, हम लोग तो कई बार कहते हैं कि भाई वो लक्ष्मण रेखा थी, इसलिए रावण साधु बन के आया था। वो तो राजनीति में शायद वो रहा होगा कि भाई कैसे आए, तो कोई और तरीका दिखा नहीं, तो उनका नहीं हम तो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार, और उसका परिणाम लोग देख रहे हैं। दूसरे संदर्भ पे अब चलते हैं थोड़ा सा। मध्य प्रदेश इलेक्शन और राजस्थान इलेक्शन भी चल रहा है, और इंडी अलायंस फॉर्म हुआ। आज छत्तीसगढ़ में थे केजरीवाल जी, उन्होंने कहा देश में राजनीतिक रूप से 2 भ्रष्ट पार्टियां, आज का स्टेटमेंट है उनका, तो इस पे बात करना अब जरूरी है। एक अलायंस बना जहां कहा कि 2024 में हम साथ रहेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस आज भ्रष्ट है। और छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा कि 2 भ्रष्ट पार्टियां सबसे ज्यादा, उसमें से एक कांग्रेस है। सर, ये किस प्रकार की डेमोक्रेसी बचाने का आंदोलन है या प्रयास है, जहां पे सारे भ्रष्टाचारी जिनको जेल भेजे जा रहे थे, आज केजरीवाल कहते हैं कि यू सपोर्ट मी, आई विल सपोर्ट यू, और हम भले इस देश को भ्रष्टाचार में डुबो दें, लेकिन डेमोक्रेसी बचा के रहेंगे। तथा कथित वाले, पता नहीं कौन सी डेमोक्रेसी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग शायद अब कुछ भ्रम में जी रहे हैं। देश की जनता अब इतना भी आसानी से बरगलाई नहीं जा सकती। ठीक है, परिवारवादी राजनीति में, भ्रष्टाचारवादी राजनीति में वो बरगलाई गई, देश का नुकसान हुआ। लेकिन अब उसको जब दिख रहा है कि ये लोग राज्यों में किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो अगर ये फिर हो सकता है कि 5 राज्य का चुनाव खत्म हो जाए, इनको लगे कि मोदी के सामने हम लड़ नहीं पाएंगे, फिर से कहने लगे कि 24 हम एक हो जाएंगे। लेकिन देश की जनता को ये बहुत साफ साफ दिखा है, और अब वो कतई इनके ऊपर भरोसा नहीं करने वाले। और मैं तो इसको बार बार कहता हूं कि ये इंडी अलायंस या I.N. ये सब कहने की जरूरत नहीं, ये एक विपक्षी गठजोड़ बना है। क्योंकि भारत के नाम पे कोई अलायंस बनाए, इंडिया नाम पे कोई अलायंस बनाए, तो उसको तो राजनीतिक दल को तो वो नाम पहचान नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसका चरित्र और देश का चरित्र एक जैसा नहीं हो सकता, ये सिनोनिमस नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ये तो मूल सिद्धांत रूप में गलत है। लेकिन ये दिखाता है कि ये जो सिद्धांत रूप में गलत है, इनके मूल में ही गड़बड़ है, इनके मूल विचार में गड़बड़ है। इनको लगता है कि भारत की आड़ लेकर और फिर से वही वाला आ जाएगा कि आपको कुछ कपड़ा पहनना है, कुछ ऊपर से आवरण डालना है जिससे आपका सही चेहरा न पहचान में आए, कुछ आपको मास्क लगा लेना है। तो दिल्ली के लोगों को तो वैसे ही मास्क लगा के घूमना है, इतना पोल्यूशन कर दिया है, इतना सब कुछ हो गया है। और कमाल की बात है कि किस तरह के लोग हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास आंकड़ा नहीं। जबकि 1 साल पहले वो कह रहे थे कि हम 1 साल में सब ठीक कर देंगे, और आज वो कह रहे हैं कि हमारे पास आंकड़ा नहीं, अब वो किसी दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को ये बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की तलाश में जनता रहती है, और नेताजी लोग बदमाशी तो बहुत करते हैं, तो जनता को लगता है कोई विकल्प तो खोजो। तो पंजाब में वही हुआ, दिल्ली में वही हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक जो भविष्य है वो अब समापन की ओर है। 2025 में समापन नहीं, मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि अब ये पार्टी ये सर्वाइवल की स्थिति में नहीं दिख रही है। और न सिर्फ ये पार्टी, ये गठजोड़ जो है ये भी सर्वाइवल की स्थिति में नहीं। मुझे लगता है, मैं पूरे अलायंस की बात कर रहा हूं, वो मैं पहले से कहता रहा हूं, ये अलायंस चल ही नहीं सकता। देखिए, इसमें जो बेसिक है, हम लोग नीतीश कुमार को कुछ भी कहें, लेकिन मैं एक बात बार बार कहता हूं और फिर से दोहरा रहा हूं आपके साथ, नीतीश कुमार उस गठजोड़ का सबसे बेहतर चेहरा है। वो तो है। आप बिहार के संदर्भ में भले कहें कि भाई बिहार को ठीक नहीं कर पाया, एक तरह से सत्ता कुर्सी से चिपक गया, ये सब आरोप ठीक है, लेकिन परिवारवादी वो व्यक्ति नहीं, उस व्यक्ति के ऊपर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं। बिल्कुल नहीं। अब बिहार का संदर्भ आप अभी छोड़ दीजिए, अभी आप नेशनल अलायंस की बात जी। लेकिन दूसरे जितने नेता हैं उन सब के ऊपर गंभीर आरोप है। वो सब के सब, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको देश भर में कोई कहे कि हाँ ये एक नेता हो सकता है।
वो व्यक्ति था जो शायद अगर धूरी में होता तो ये आगे चलता। उसी व्यक्ति ने ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल को, अखिलेश यादव को, सबको कांग्रेस के पीछे खड़ा कर दिया, वरना राहुल गांधी के पीछे ये तीनों नेता भला राहुल को नेता मानेंगे? अभी भी देखिए आप, जिस तरह का बयान आता है, जिस तरह का बर्ताव होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस गठजोड़ का कोई भविष्य अभी होने वाला है। और 24 के पहले फिर ये कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको दिख रहा है कि हम लड़ नहीं सकते, तो शायद फिर कहेंगे कि हम कोई फॉर्मूला लाएंगे, सीट लाएंगे, लेकिन लक्षण ठीक नहीं। 3 दिन पहले तो नीतीश कुमार जी ने यही कहा कि इंडिया अलायंस को डॉट अलायंस को लेकर के कांग्रेस बिल्कुल सीरियस नहीं है। एक तरफ फुल टाइम पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन राहुल गांधी, जिनको ये मान के चले हैं लालू प्रसाद यादव जी की दूल्हे का जो है तैयारी करो। वो मैं राजनीति में सर हिंट वही समझा था कि दूल्हा मतलब पीएम बनना है वही। तो ये जो क्लैश है आपस में, मेढकों को तराजू पे तौलने वाली बात, जो इंडिया अलायंस के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, अगर ये हो भी जाता है, एक मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, मजबूरी है चूंकि सबको बचना है, और मुझे लग रहा है कि 2024 का चुनाव बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, किंतु मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी करप्शन के ही मुद्दे पे लड़ने वाले हैं, और बड़े बड़े नेता हो सकता है उस वक्त तक जेल के अंदर हों, तो एक मजबूरी वाला अलायंस हो जाता है। क्या आपको लगता है कि 2024 में ये लोग इतनी क्षमता है कि ये पलट देंगे? क्योंकि कुछ खान मार्केट गैंग के आपके प्रिय पत्रकार, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका मानना है कि भाई अब तो सरकार गई। देखिए 2019 के पहले जिस तरह का माहौल था वो याद करना चाहिए। लग रहा था कि राफेल के मसले पर राहुल गांधी के हाथ में ट्रम्प कार्ड आ गया है, अब अडानी है। ऐसे लग रहा था कि अरे ये तो सीधे सीधे चोरी का मसला है। अरे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमीशन ले लिए। जो 2 सबसे बड़े नाम याद रखने चाहिए, एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL सरकारी कंपनी, दूसरा एक निजी कारोबारी जिसका नाम है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का छोटा भाई। इन्हीं दोनों के लिए कहा गया कि HAL को सरकार ने बर्बाद कर दिया, सरकारी कंपनी, और निजी उद्योगपति को बढ़ा दिया। आज अनिल अंबानी कहां है? दिवालिया हो चुके हैं, सर्वाइवल के लिए संकट कर रहे हैं, कोई सरकार उनके साथ नहीं खड़ी। HAL कहां है? HAL का प्रॉफिट 3 गुना बढ़ गया है। HAL शानदार तरीके से, जिसको हम कहते हैं कि जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त झूठ बोला गया नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से, उस वक्त झूठ बोला गया जो नीतियों के लिहाज से जो काम आगे बढ़ रहा था उसको रोकने की कोशिश, लेकिन देश की जनता ने पहचान लिया। अब जब यही कोशिश दोबारा हो रही है तो क्या ये संभव है कि वो हो पाएगा? नहीं होता हुआ दिख रहा है। अब चूंकि हिंडनबर्ग से लेकर और महुआ मोइत्रा तक, तो हाँ LIC वाले पर, लेकिन हिंडनबर्ग से लेकर महुआ मोइत्रा तक सब एक्सपोज हो गए हैं, किस तरह से क्या क्या रणनीति, क्या क्या साजिश चल रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो गठजोड़ है अभी तक कोई भी ऐसा होता। और इस गठजोड़ को एक चीज समझ में आ रही है, उसको लग रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी की छवि हम ध्वस्त नहीं करेंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। और वही उसी कोशिश में वो बार बार झूठे आरोप लगा लगा के, लेकिन कहते हैं ना कि वो कहानी है ना कि बार बार CR आया, झूठे बोले, जब सही में आग खा जाएगा तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहां तो विपक्ष की इतनी जो कहें कि विश्वसनीयता इतनी नीचे चली गई है कि अगर वो सचमुच कोई सच बात भी बोले, कोई सचमुच की बात भी कहे, तो वो भी अब देश की जनता यकीन नहीं करेगी। मतलब मोडानी या अडानी जो आजकल राहुल गांधी बोल रहे हैं, वो एक राफेल 2.2 आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर ठीक है। अब थोड़ा सा चूंकि ये अलग मुद्दा है, लेकिन मुझे डर आता है सर, मैं बिहार से हूँ, कास्ट सेंसस को लेकर के जो चीजें चली एकदम से, लेकिन कास्ट सेंसस तो ठीक है, लेकिन पहली बार मुझे ये लगा कि वो नेता जो इस प्रकार की बातें नहीं बोलते थे, बुद्धिजीवी जो अपने आप को कहते हैं, चाहे शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस को लेकर के बयान हो, जगदानंद सिंह का तिलक को लेकर के बयान हो, ये मोदी के प्रति हताशा हराने को लेकर के, या कहीं कुछ और भी आप कुंठा देते कि नहीं अब अटैक सनातन के ऊपर भी कर लेना चाहिए, शायद इससे हमें बेनिफिट हो जाए? नहीं, वो सनातन पे अटैक की भी कोशिश वही है। आपको अगर याद हो, जब राम मंदिर आंदोलन चरम पे था, जब उसके बाद काशीराम मुलायम सिंह का समझौता हुआ, तो किस तरह के नारे लगाए गए, किस तरह का नारा लालू यादव ने बिहार में कुछ जातियों को लेकर लगाया, किस तरह का नारा कुछ जातियों को लेकर मायावती ने लगाया। तो वो ये कोशिशें लगातार होती रही। आज उनको लग रहा है कि एक व्यक्ति खड़ा है जो जिसकी पहचान एक ऐसी हो गई है कि उसमें बंटवारा हिंदू में नहीं होता है,
कुछ भी कर लीजिए, हिंदू में बंटवारा नहीं होता। ऐसा नहीं कि नहीं होता, अगर वोट दे रहे हैं तभी तो वो लोग भी इतना पा रहे हैं, हिंदू तो वोट मिल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग है हिंदुओं का जिसको लगता है कि नहीं नहीं, इस मुद्दे पर समझौता है। उनको लग रहा है कि जाति वाला पहलू उभा है। मेरा यह मानना है कि एक तो सनातन के मुद्दे पर तमिलनाडु में हो सकता है कि उस पार्टी को कुछ मिले, लेकिन मेरा तो ये भी मानना है कि वहां भी अल्टरनेटिव के तौर पर अभी नहीं, भले कुछ होगा इस चुनाव में, भाजपा को कोई सीट वीट नहीं मिलेगी, लेकिन उनका मत प्रतिशत बढ़ने वाला है। एक वर्ग है जो सनातन नेशनल अल्टरनेटिव, उसको लेकर उनके साथ खड़ा होगा। दूसरा, ये जो जब ये कहते हैं ना कि भाई देश भर में जाएंगे तो कैसे बात करेंगे, तो वहां वो लोकल लेवल पर देखेगा, वो देखेगा कि अच्छा लालू जी और मुलायम जी के परिवार के अलावा किसको क्या मिला। चलो ये लोग बहुत कर रहे हैं, ओबीसी में पहले तो ये आएगा कि यादव कुर्मी को सबसे ज्यादा मिला, फिर कहेंगे कि यादव में भी किसको मिला, जो परिवार और इर्द गिर्द थे, क्या पूरे यादवों को मिल गया। और जब उनकी बात होगी तो कहा जाएगा कि नीचे वाले जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं उनको क्यों नहीं मिला। तो मुझे लगता है एक तो सबसे पहले समझिए कि ये मंडल नहीं है, अगड़ा बनाम पिछड़ा नहीं है, ये पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा है। और उसमें भी जो पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा में जिसने जिसने मलाई खा ली है और वो छोड़ने को तैयार नहीं, जो आरक्षण का लाभ ले रहा है 3 पीढ़ी से, जो जातियां समृद्ध हो गई, संपन्न हो गई, जो पहले से खेतीहर जातियां थी, जिनके पास खेती थी, पशु थे, वो जातियां, वो दबंग भी थे, क्योंकि खेती करने वाली पशु वाली जो जातियां होती है वो थोड़ी, वो जिसको कहते हैं ना कि देशज भाषा में कहें यूपी बिहार की, तो लाठी तो उनके हाथ में रहती ही है। तो लाठी वाली जो जातियां हैं, गैर लाठी वाली जातियां आप कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा दे दो भैया, तो ये ठीक है, ये कोशिश हुई। बस इसमें एक बात कहूंगा, ये मैं आप लोगों से अपील भी करता हूं, हर जगह मैं ये कहता हूं, अपने चैनल पर भी बार बार कहता हूं कि आप लोग जाति विद्वेष फैलाने वाली एक भी बात मत करिए, उनको आप ईंधन मत दीजिए। वो माचिस लेके बैठे हो, राहुल गांधी बता चुके हैं देश भर में केरोसिन छिड़का हुआ, कभी माचिस लगा, ये माचिस ही लगाने की कोशिश हो रही है। उनके माचिस पे आप पानी डालिए। और जाति कोई भी, मैं ये कह रहा हूं, आप जिस भी जाति से हैं, अलग अलग जाति में हैं, और चूंकि जब आरक्षण प्रमाण पत्र बन रहा है, जब जातियों के आधार पर आरक्षण है, नौकरियां मिल रही, तो जाति तो चलती रहेगी, उसका द्वेष भी होगा, गुस्सा भी आएगा लोगों को। कई बार होता है कि सवर्णों को लगता है कि अरे हमको, हमारे बच्चों को ज्यादा पढ़ने के बावजूद आरक्षण नहीं मिलता, उनको लगता है कि मिल जा रहा। लेकिन मुझे लगता है कि उससे आगे निकलना चाहिए। आप अगर काबिल हैं, करना चाहते हैं, तो थोड़ा संघर्ष होगा, लेकिन आपके लिए जैसे देश का माहौल बेहतर होगा तो शायद ज्यादा लोगों की गुंजाइश होगी। बिल्कुल। देश का माहौल खराब, उस माहौल खराब करने का हिस्सा मत बनिए। जातीय हिंसा, जातीय विभेद, जाति विभाजन, जाति जहर, घृणा, इसके लिए आपके मुंह से निकला कोई शब्द, आपका लिखा हुआ कुछ, उसमें हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। ये बात तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन एक मैं देख रहा हूं चीजें, एक कांस्टेंट सोशल मीडिया पे कुछ जातियों से आईडी बनाई गई हैं, और अगर आप ना भी करें तो वो जो बना हुआ है, जिसकी आइडियोलॉजी में ये है कि चलो फेक नेम से XYZ जाति बनाएंगे। अब मैंने इसको एक्सपोज किया था सर, एक ही आदमी अलग अलग कास्ट के लोगों के नाम से, जाति के नाम से उसने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया था। वो राजपूत को गाली दिया, फिर उसने वो ब्राह्मण बन के, उसी की आईडी थी ब्राह्मण वाली भी, उसने ब्राह्मण को गाली दी, उसमें यादव भी आए, और उसके बाद उसमें खुद उसने वो क्रिएट किया और फिर सोशल मीडिया पे शेयर किया। ये स्पेशली अभी जब मध्य प्रदेश में ये पूरा गुर्जर और ये सब का लेकर के जब हुआ था, आइडेंटिटी को लेकर के जो चल रहा है गुर्जर और राजपूत के बीच में, मुझे लगता है कि महापुरुष किसी भी जाति से हो, महापुरुष को हमें सम्मान नहीं देना चाहिए। उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वही संदर्भ मेरा वही था, और वो सचमुच खतरनाक है। उसमें फेक आईडी है ऐसा ही नहीं है, फेक तो बनाई है। सचमुच जो जिस जाति का है उसमें उनको लगता है कि हम ये वाली बात करेंगे। उसमें से विशेष करके ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं, राजनीति से भी नहीं, पढ़ाई लिखाई भी नहीं, कुछ भी कभी भी बोल देते हैं। वो तो क्रिकेट खिलाड़ियों के भी कुछ करने पर जाति निकाल कर बात करते हैं। हाँ। वो तो ये भी किसी बात पे कहते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि आज भारत मैच हार जाएगा, उसके बाद खिसिया के उस ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों की पोस्ट पर कम से कम जाना चाहिए, इग्नोर करिए। ये ऐसे लोग हैं जिनको इससे कतई मतलब नहीं है। वो वहां पर एलन मस्क ने अभी उस पर पैसा बनाने का जुगाड़ दे दिया है, वो पैसा बना रहे हैं, वो उनको इस जहर से पैसा मिल रहा है, इसलिए उनके पर रिएक्ट मत कीजिए, उनके पे कुछ मत कीजिए। हाँ, अगर कभी लगे कि वो झूठ बोल रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर उसको एक्सपोज कीजिए,
उनके जिसको कहते हैं ना कि रिपोस्ट और कोट उसमें मत जाइए, रिप्लाई में मत जाइए। खास करके ऐसे लोगों, बिल्कुल ढंग के लोग हैं तो उनसे खूब चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए, उसी का मीडियम है। लेकिन अगर कोई जातीय आधार पर जहर फैला रहा है तो उसमें तो मत जाइए, ये काम तो करना पड़ेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, आप शो में और मैं इसीलिए चाहता था क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जाति के नाम पे इस देश को एक बार फिर से, सही कहा राहुल गांधी ने, पेट्रोल छिड़क दिया गया है। और इनफैक्ट पेट्रोल ही नहीं छिड़का गया है, ऐसे सोशल मीडिया सो कॉल्ड वॉरियर भी एक तरफ से आईटी सेल और जो भी जिस नाम से जानते हैं वॉरियर तैयार कर लिए गए कि आप ट्रैप हो जाए, और एक बार आप ट्रैप हो जाए तो उस छिड़के हुए पेट्रोल में आपको भी जलना है और इस देश को भी जलना है। उसे रोकने के लिए जो विमर्श दिया हर्षवर्धन त्रिपाठी सर ने, उसके लिए सर बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, द अभिषेक तिवारी शो, और हर्षवर्धन त्रिपाठी सर का भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।